हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयमीन गांधी। आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जो अगर आपको अच्छा लगे तो एंड के वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं सेफ्टी एंड रिस्क जो फाइनेंशियल फ्रीडम में होता है। व्हाट इज़ ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम, कॉन्सेप्ट क्या होता है पैसिव इनकम का, बिल्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम फंड, सेटअप फाइनेंशियल फ्रीडम करेंगे और हाउ टू बिल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम फास्टर आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं जब भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में अलग अलग मीटिंग्स में वगैरह में जाता हूं, तब पता चलता है कि हर लोगों का अभिप्राय अलग अलग होता है। अगर मैं पूछता हूं किसी से कि भाई आपके मतलब में क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो लोग बताते हैं कि जैसे मैं खूब पैसा कमा लूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी हो गई। अगर मेरा कोई लोग बताते हैं कि अगर मेरा पूरा लोन चुकते हो जाए तो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई। कोई ऐसा लगता है कि अगर मेरे को अच्छे से अच्छा वैकेशन, लेविश वैकेशन मिले तो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई। या अगर कोई बोलता है कि मुझे बड़ा सा बंगला मिल जाए या बड़ी सी कार मिल जाए तो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई, ऐसा मैं समझ पाऊंगा। पर ये सब गलत है। क्यों गलत है? कि हैविंग इनफ मनी टू मेक डिसीजंस एंड चॉइसेस दैट यू वांट टू मेक विदाउट हैविंग वरी अबाउट मनी। अगर हम अपना डिसीजन, कोई भी डिसीजन विदाउट मनी की चिंता किए बिना ले सकते हैं तो ही मेरे ख्याल से फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ है, ऐसा महसूस हम कर सकते हैं। असल में ट्रू डेफिनेशन ये है कि टू बिकम फाइनेंशियल फ्री यू नीड टू अचीव द स्टेज वेयर योर पैसिव इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस। पैसिव इनकम जो हमारी होती है वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत काम करती है। कैसे काम करती है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। अगर अब हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें बिना काम किए भी पैसे मिलते रहे तो हम फाइनेंशियली फ्री रहे, वो भी हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा मिले तो, वरना फाइनेंशियल फ्रीडम हम नहीं कह सकते हैं। तो ट्रू डेफिनेशन ये हुई कि पैसिव इनकम ज़्यादा हो हमारे एक्सपेंस से इज इक्वल टू फ्रीडम। फ्रीडम हमें तब मिलेगी जब हमारा पैसिव इनकम ज़्यादा हो। व्हाट इज़ पैसिव इनकम? जो ये हम पैसिव इनकम मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? तो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दो तरह की होती है, जिस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्टिव इनकम यानी क्या? एक्टिव इनकम यानी हमें काम पे जाना पड़ता है, हमारे से ही पैसा घर में हर महीने आता है, यानी हमें रोज सुबह उठ के दौड़ना पड़ता है पैसों के लिए। और जबकि पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम ऐसी बात होती है जो हम काम पे न जाए या हमारी गैर हाजिरी में भी हमारा महीने के महीने हमारा इनकम होता रहे और हमारे घर में पैसे हमारे एक्सपेंस के लिए आते रहे। तो सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लिख लीजिएगा या ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा कि पैसिव इनकम कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। 5 स्टेप में हम पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस से, बिजनेस यानी प्रोफेशनल नहीं, आप अगर कोई ऐसा बिजनेस सेट किया हो जिसमें आपको हाजिरी हो या ना हो और ऐसा शेड्यूल सेट किया हो कि जैसे आपका पैसा वहाँ से आता ही रहे, यानी प्रोफेशनल जो है, डॉक्टर्स है, सीए है और कोई नौकरियात है, वो सब है जो पैसिव इनकम नहीं बना सकते, उनकी हाजिरी बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा ऐसा कोई बिजनेस हो जहां हाजिरी की ज़रूरत ना हो और आपका पैसा आता रहे तो पैसिव इनकम है। दूसरा एक तरीका है इन्वेस्टमेंट, जो बहुत ही लोग अपने लिए ये इस्तेमाल करते हैं, बचत करते हैं कि पैसे को खींच के लाए, पैसा आपके लिए काम करे। जनरेटिंग द पैसिव इनकम इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में से आपका पैसा आता रहे, आपको पैसा खींच के लेके आए और आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम आगे देखें तो
पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जा सकती है। बिल्डिंग सफिशिएंट फंड थ्रू इन्वेस्टिंग दैट कैन फुलफिल योर करंट एज वेल एज फ्यूचर एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। अगर आप उसमें इतना पैसा कमा के बचत में डालें कि जिससे आपके खर्चे और आपकी जो ज़रूरियतमंद है वो सब पूरी हो सके, तो उसके लिए हमें उसमें निवेश करना चाहिए। हाउ मच फंड फाइनेंशियल फ्रीडम फंड रिक्वायर्स, किसको कितना फंड चाहिए वो हर एक आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है, एक नहीं हो सकता। किसी की ज़रूरियात ज़्यादा है, किसी का खर्चा ज़्यादा है, किसी का गोल बहुत सारे हैं, तो वो अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग फाइनेंशियल फ्रीडम का रहता है। फंड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, यानी कि घर खर्च के लिए पैसा ज़रूरी अलग अलग होता है। लायबिलिटीज, हर एक की ज़रूरियात, हर एक की जवाबदारी अलग अलग होती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गोल्ड, यानी कि उसका वैल्यू कितना है उसके पास अभी और पैसा कितना बचा है। अगर केस स्टडी में देखने जाए तो मैं एक आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि केस स्टडी जो है 35 साल के युवान की है, उसकी उम्र 35 साल है। अगर समझो कि वो 80 साल तक जीता है तो उसका अभी का मंथली एक्सपेंस 35,000 है, और अगर फुगा हुआ यानी कि इन्फ्लेशन अगर 6% है और अगर उसको इंटरेस्ट जो मिलता है यानी उसकी बचत पे कमाई जो होती है वो 7.5% तकरीबन होती है, तो इस आदमी को अपने घर खर्च चलाने के लिए कम से कम उसकी रिटायरमेंट एज पे 1,41,00,000 की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या उसके पास ज़रूरियात है। उसकी लायबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जो 35 साल का लड़का है, जो 35,000 रुपये उसका घर खर्च है, उसकी होम लोन बाकी है 21 लाख रुपए, उसकी कार लोन बाकी है 4 लाख रुपए, उसकी पर्सनल लोन चल रही है 1.25 लाख रुपए की। अगर इस लोनों को उसको फुलफिल करना है तो तकरीबन 26,25,000 रुपये की उसको ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं। उसके अदर गोल्स है, उसके बच्चों के एजुकेशन है, उसके बच्चों के मैरिज है। अभी करंटली उसके लिए 15 लाख में एजुकेशन में ज़रूरत है, तो अभी 15 साल के बाद उसको कितना पैसा ज़रूर पड़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन के बाद वो हो जाएगा 47 लाख रुपए तकरीबन हो जाएगा। और उसके बच्चों के मैरिज के लिए अभी 20 लाख की ज़रूरत है, और उसको 20 साल बाद अगर ज़रूरत है तो वो इन्फ्लेशन को मिला के 93 लाख रुपए हो जाएगा। अगर उसके पास इस चीज़ को फुलफिल करना हो तो 8 लाख एजुकेशन के लिए चाहिए तकरीबन, और 9 लाख रुपए तकरीबन मैरिज के लिए चाहिए। यानी कि उसको इन्फ्लेशन का दर 8% हो और लमसम उसको 12% का रिटर्न मिले तो 18,36,000 की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ को मिला के अगर हम देखने जाए तो हाउस होल्ड इनकम के लिए उसको 1,41,00,000 की ज़रूरत पड़ेगी। उसको लोन अपनी चुकते करने के लिए 26,25,000 की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने दूसरे जो गोल्स हैं वो पूरे करने के लिए 18,36,000 की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इस 35 साल के उम्र के लड़के को 1,86,00,000 की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसको फुल्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो उसके पास करंट इन्वेस्टमेंट क्या है ये हम देखते हैं। उसके पास फिक्स डिपॉजिट 8 लाख की है, उसके पास पीपीएफ में 5 लाख जमा है, उसके पास म्यूचुअल फंड में 10 लाख जमा है, टोटल 23 लाख रुपए उसके पास जमा है। तो अगर बाकी बची 23 लाख जो है वो उसमें से बात करके देखा जाए तो 1,86,00,000 की उसको ज़रूरत पड़ेगी। उसके पास 23 लाख की एसेट है। कंक्लूजन इसमें क्या है कि ही इज़ नॉट फाइनेंशियली फ्री। देखा जाए तो उसको अभी और बर्डन बाकी है। तो उसका रिपोर्ट देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उसको 1,86,00,000 चाहिए, और फाइनेंशियल एसेट उसके पास है 23 लाख रुपए, यानी उसके पास कम है 1,63,00,000 रुपए। अगर इसी चीज़ को समझा जाए तो
मंथली वो कितना सेव करेगा तो उसको ये पैसा मिल सकता है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट में 15,000, 25,000, 50,000 अलग अलग इन्वेस्टमेंट है और 10% मिल सकता है उसको इंटरेस्ट, 12% मिल सकता है, 15% मिल सकता है। ऐसे अलग अलग उसको देखने में हमें पता चलता है कि कितने साल में वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। What we expect from our investment, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में से क्या क्या मिलना चाहिए, हमारी आशाएं क्या क्या होती है। एक तो सेफ्टी मिलनी चाहिए, अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए और उसके ऊपर टैक्स की भी बचत होनी चाहिए और लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। ये सब हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स में से चाहिए। आप अगर जानते हो तो वॉरेन बफेट सबसे फेमस है और बहुत नामचीन इन्वेस्टर है। इसका जो 2 थंब रूल है वो हमें भूलने नहीं चाहिए। नेवर फॉरगेट 2 रूल्स, वॉरेन बफेट ने कहा है नेवर फॉरगेट 2 रूल्स। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, मनी को गंवाए नहीं। दूसरा, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, दूसरा रूल ये है कि पहला नंबर के रूल को कभी भी भूला ना जाए। ये जो है थंब रूल्स है, इसको याद कर लेने से बहुत ही फायदा रहता है। What should you focus on? अगर हमें फोकस करना है तो किस पे फोकस करना है? सेफ्टी ऑफ मनी, एक चीज़ देखी जाए सेफ्टी ऑफ मनी और सेफ्टी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। सेफ्टी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी 2 चीज़ अलग अलग है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इज़ योर मनी सेफ इन लॉकर? आप बताएं हमें, आपका पैसा जो लॉकर में पड़ा हुआ है अगर वो 30 साल तक रखा जाए तो 100 रुपये का 100 रुपये ही रहेगा या नहीं रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मनी केप्ट इन लॉकर इज सेफ बट वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट सेफ। वैल्यू ऑफ मनी घट जाती है। लॉस ऑफ 100 रुपीज़ ड्यू टू इन्फ्लेशन। आज से 1980 में जो शुरू हुआ था 100 का सेंसेक्स, जो 100 रुपये था वो 100 रुपये 95% घट की मात्र 5 रुपये रह गया है। अगर आपने अपने लॉकर में 1980 से पैसे जमा करके रखे हैं तो वो पैसों की वैल्यू बहुत कम हो गई है। उसका कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, जो भत्ता है, वो बढ़ के 6% की वजह से सालाना 95% तक कम हो गया है। तो हमारा पर्सनल इन्फ्लेशन जो है वो एक अलग है। ये तो गवर्नमेंट ने बताया हुआ इन्फ्लेशन है। अगर हमारा पर्सनल इन्फ्लेशन देखा जाए तो हमारी लाइफस्टाइल इज़ अ साइलेंट किलर किलिंग द वैल्यू ऑफ योर सेविंग्स। हमारा पर्सनल जो है इन्फ्लेशन वो वैल्यू ऑफ मनी के सेविंग्स को किल करता है। चेंजिंग लाइफस्टाइल इज इंक्रीजिंग द एक्सपेंस। सही है कि नहीं? पहले के ज़माने में रोटी कपड़ा और मकान से सिर्फ चल जाता था, अब के ज़माने में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बार बार नई नई चीज़ें देख के हमारा मन लोभित हो जाता है कि ये खरीदूं कि वो खरीदूं, पर पहले जैसा रहा नहीं है। पहले जो था रोटी कपड़ा और मकान में हम सीमित रहते थे और खुश रहते थे। आज तो मोबाइल, गाड़ी, वॉचेस सब हमें हमारी पसंद का चाहिए, यानी कि खर्चा, यानी कि इन्फ्लेशन वो बहुत ज़्यादा होता रहा है, तो हमारी ज़रूरियात भी मिल जाएगी। इन्फ्लेशन के डिस्कशन में हम देखा जाए तो हम ये अपने खुद का घर का मैथ्स लगाया है। हमने सोचा कि देखा जाए तो उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला ये है कि एनीथिंग डिवाइड बाय 72, कि आपका घर का एक्सपेंस डबल कब होता है वो उसको डिवाइड करो 72 से, उसके बाद में जो आएगा फिगर वो आपका पर्सनल इन्फ्लेशन नंबर रहेगा। यानी आपके घर का खर्च 5 साल में डबल होता है तो 72 से बाय 5 कर दीजिए और जो भी आंकड़ा आता है उतने साल में आपका इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी देखा जाए तो
व्हाट इज योर इन्फ्लेशन नंबर। अगर आपने अगर अपने घर का खर्चा लगाया कि कितने साल में डबल होता है, तो वो देखने से उसका नंबर कब क्या आता है आप बताइए। तो 5 साल में अगर आपका घर का खर्च डबल हो रहा है तो 14.40% का इन्फ्लेशन लगता है। अगर 6 साल में आपका घर का खर्चा डबल हो रहा है तो 12% तक आपका इन्फ्लेशन आ रहा है। अगर 7 साल में आपका घर का खर्चा डबल हो रहा है तो 10.23 इन्फ्लेशन का दर आ रहा है, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट रिस्क, अब हम समझेंगे मार्केट रिस्क। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नेगेटिव रिटर्न इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। जो मार्केट का रिस्क है उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तो वो समझने जाए तो सेंसेक्स की हिस्ट्री क्या है। सेंसेक्स बेस्ड ईयर ऑफ 31 मार्च 1979, कोई लोग 1 अप्रैल 1979 कहते हैं, कोई लोग 31 मार्च 1979 कहते हैं। स्टार्ट विथ 100 पॉइंट्स, वो 100 पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ था और आज कंप्लीट हुए हैं 41 ईयर्स ऑन 31 मार्च ऑफ 2020। हाउ टू कीप योर मनी सेफ। To save the value of money, you need to earn at least return of post-tax equal to your personal inflation. आपका पर्सनल इन्फ्लेशन जो है वो आपको मिलना चाहिए, वरना आपके पैसे इन्फ्लेशन की वजह से कम होते जाएंगे और उस तक बिल्कुल ही पहुंच नहीं जाएंगे, आपके टारगेट के ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। रिस्क इन 1 ईयर सेंसेक्स, अगर रिस्क को डिवाइड करना और 1 ईयर में डिवाइड करना 41 ईयर्स को देखा जाए तो 14 बार कम नेगेटिव रिजल्ट मिला है 1 साल में। और अगर इसी चीज़ को देखा जाए 3 साल में कि 3 साल में कितनी बार नेगेटिव रिटर्न मिला है, तो 7 बार नेगेटिव रिटर्न मिला है। हर 3 साल पे 7 ही बार ऐसा हुआ है कि 3 साल के रिटर्न में 7 बार नेगेटिव रिटर्न गया है। और आगे देखा जाए अगर 5 साल में कितनी बार नेगेटिव रिटर्न गया है, यानी म्यूचुअल फंड में 5 साल में सिर्फ 3 बार नेगेटिव रिटर्न गया है और बाकी के 37 बार पॉजिटिव रिटर्न मिला है। यानी कि जितना लंबा अच्छा पीरियड और 12 साल का देखा जाए तो 0 बार नेगेटिव मिला है और 30 बार अच्छी उसको रिटर्न मिली है। यानी जितना लंबा पीरियड उतना अच्छा रिजल्ट और उतना कम रिस्क देखने को मिला है। और अगर जो 15 साल ले लिए जाए तो एकदम बढ़िया, 0 नेगेटिव बार और 27 बार ये आपको पॉजिटिव देखने मिला है, ऐसा हमारा सर्वे बोल रहा है। यानी जितना लंबा रिस्क उतना ही लंबा पीरियड देने पे कम से कम रिस्क हो जाता है। कंक्लूजन क्या है? मार्केट रिस्क इज हायर व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर मार्केट रिस्क इज लो आपको चाहिए तो व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, मार्केट रिस्क आपो आप कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का रिस्क शॉर्ट टर्म में लेस है, लॉन्ग टर्म में हाई है। मार्केट रिस्क जो हाई है शॉर्ट टर्म में, वो लॉन्ग टर्म में मार्केट रिस्क लेस हो जाता है, ऐसा हमारा रूल कह रहा है। इक्विटी हैज़ आउट परफॉर्म इन लॉन्ग टर्म। कैसे इक्विटी ने परफॉर्म किया है वो अगर हम देखने जाए तो जो हमारे पास 100 रुपये थे, 5,000 रुपये थे, वो आज 40,000 तक का सेंसेक्स आ गया है और उसके अंदर तकरीबन 41 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो पिछले 3 साल में कुछ इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। पर यही चीज़ को 12 साल 15 साल में लगा लिया जाए तो, या इंसेप्शन से ले लिया जाए यानी शुरू से ले लिया जाए, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न इसमें मिलता है। वेयर टू इन्वेस्ट? स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड थ्रू सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि SIP। दोस्तों SIP जैसा कोई प्लान नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये जो है निवेश करने का जरिया है। यानी कि महीने के महीने फिक्स तारीख को आप यूनिट जो है, जो म्यूचुअल फंड में SIP जो से द्वारा म्यूचुअल फंड में स्कीम में से आप यूनिट इकट्ठा
कर सकते हैं। जितने यूनिट आपके पास ज़्यादा, महीने में जितनी आपकी क्षमता हो उतने जो यूनिट आप अगर ख़रीद ले तो उसी चीज़ को 10-15 साल रखने पे आपको अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है। ब्रूस ली की एक बात याद आ गई कि डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ क्रिएट फ्रीडम। जो ब्रूस ली कह रहा था कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 kicks in once, but I fear the man who has practiced one kick for 10,000 times। यानी कोई एक ही चीज़ 10,000 बार की जा चुकी हो तो उसमें उस व्यक्ति को डिफीट करना बहुत मुश्किल है। यानी एक ही चीज़ 10,000 बार करो तो परफेक्शन आता है, 10,000 अलग अलग चीज़ें एक बार में करते रहो तो कोई ज़्यादा परफेक्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ हमें ब्रूस ली की याद आ गई। SIP परफॉर्मेंस देखने जाए तो 10 साल में, 15 साल में और 20 साल में अलग अलग परफॉर्मेंस है, और 80 स्कीमों हमने देखी है 10 साल में जिसका हाईएस्ट रिटर्न 16% तक मिला है, लोएस्ट रिटर्न 6% तक मिला है, यानी एवरेज 11.5% तक भी मिला है। और स्कीम्स जो है 15% भी देती है 5 साल में, 9 साल में और 32 साल में। लेट्स प्लान योर फ्रीडम। आपका फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानिंग हम करना चाहते हैं तो आप हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए और उनसे अपना प्लानिंग करवाइए। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।